साथियों नमस्कार, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। इतिहास की चल रही हमारी सीरीज में हम लोग अभी तक हड़प्पा काल पढ़ चुके हैं और हड़प्पा काल से पहले जो एक संक्रमण काल रहा है पाषाण युग से सिंधु सभ्यता तक का, उसकी क्रोनोलॉजी हम लोगों ने पढ़ ली है। साथियों, मैं एक महत्वपूर्ण बात आपसे साथ साझा कर रहा हूँ। जब भी कभी हम लोग इतिहास जैसा सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो उसमें एक क्रोनोलॉजी का सिस्टम बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। क्रोनोलॉजी मतलब कि हम उन तथ्यों को क्रमवार लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। तो किसी भी घटना को और तथ्यों को क्रमवार लगाने का मतलब ही क्रोनोलॉजी होता है और उसी चीज़ को हम लोग इतिहास में बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारी क्रोनोलॉजी का पिछला पार्ट नहीं देखा है, जिसमें पाषाण काल से लेकर के हड़प्पा काल तक की क्रोनोलॉजी शो की गई थी, वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और आज दूसरी क्रोनोलॉजी, जब हम लोग हड़प्पा काल से या वैदिक काल हड़प्पा काल से या सिंधु सभ्यता काल से लेकर के मगध के उत्कर्ष तक चलने वाले हैं, ये हमारी दूसरी क्रोनोलॉजी है। तो साथियों, हम लोग ये देखते हैं कि बदलाव कैसे हो रहा है और उन बदलावों को समझने के लिए मैं आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे कैसे हमारी चीज़ सभ्यता में बदलाव होते चले गए और भारत का इतिहास बदलता चला गया। तो सबसे पहले आप देखने वाले हैं यहाँ हड़प्पा काल। साथियों, कालक्रम पे हम लोग अभी बाद में देखेंगे, पहले हम लोग एक बार नाम रिकॉल कर लें कि हम देख पाएँ कि एक घटना के बाद अगली क्या घटना हुई। तो आपने देखा पाषाण काल से लेकर के ताम्र पाषाण काल और फिर ताम्र पाषाण से काल से लेकर के हड़प्पा काल कैसे बदलाव हुआ, और उसके बाद हड़प्पा काल के बाद जो नई संस्कृति आई वो कहलाई वैदिक काल। अब साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे मैंने दो लिखे हैं, वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। समझ के लिए बता दूं, क्योंकि अभी हम लोगों ने वैदिक काल स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन हम जब वैदिक काल पढ़ेंगे तो उसमें ये हमें पता चलेगा कि हम वैदिक काल को दो हिस्सों में बांटते हैं। उसका जो पहला हिस्सा होता है वो ऋग्वैदिक काल होता है और दूसरा हिस्सा उत्तर वैदिक काल कहलाया। अब वो दोनों हमने लोगों ने देख लिए। उसके बाद स्टार्ट होता है सूत्रकाल। सूत्रकाल और सूत्रकाल के बाद महाकाव्य काल आया। महाकाव्य काल के बाद आप पढ़ेंगे महाजनपद काल, या जिसे बुद्ध काल भी कहा जाता है। बुद्ध काल और जैन धर्म जब आप पढ़ेंगे धर्म वाले, तो ये विशेष सिस्टम रहा है। एक बार मेरे साथ आप फिर दोहरा लीजिएगा। हड़प्पा काल, हड़प्पा काल के बाद ऋग्वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल, फिर सूत्रकाल, फिर महाकाव्य काल और फिर महाजनपद काल और बुद्ध काल। अभी आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों ने इनको पढ़ा नहीं है। केवल हड़प्पा काल हम लोग पढ़ करके आए हैं। आगे हम लोग कैसे कैसे इनका विकास हुआ वो सारी चीज़ें आज देख लेंगे और फिर एक एक करके हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें साथियों मैंने साथ में लिख दी हैं, तो आप इस चीज़ पर विशेष तौर से ध्यान दें। प्राचीन काल में जब बात हम लोग भारत की करते हैं तो उसमें थोड़े से जो महत्वपूर्ण तत्व दिखाई देते हैं वो हमारे धर्म के दिखाई देते हैं। इतिहास को पढ़ने के लिए हम लोग देखते हैं कि भारत को जानने के लिए, भारतीय इतिहास को जानने के लिए हम लोगों ने भारतीय इतिहास के तीन हिस्से किए, जिसे हम लोग प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के तौर पे बांटते हैं। प्राचीन भारत में क्या हुआ, मध्यकालीन भारत में क्या हुआ और आधुनिक भारत में क्या हुआ, ये बातें हम लोग एक क्रोनोलॉजी में बात करेंगे, एक क्रमवार बात करेंगे। तो हम लोग अभी ये देख लेते हैं कि प्राचीन भारत में राजनीति और धर्म कैसे कैसे साथ चले, वो यहाँ पर थोड़ी सी बात की गई है। साथियों, आप देखें कि विकास के क्रम को हम लोग अगर पढ़ना चाहें तो हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं, और दो तरीके ये हैं कि हम उसको धार्मिक तरीके से स्टार्ट करना चाहें तो, और दूसरा राजनीतिक तरीके से बात करना चाहें तो दोनों का ही विकास धीरे धीरे होता चला गया और दोनों पैरेलल भी चले। धर्म और राजनीति साथ में भी रहें, लेकिन आप देखेंगे कि समय आते आते जब राजनीति अपने परिपक्व समय पर आई, मौर्य काल तक जब मगध जैसा साम्राज्य स्थापित हुआ, तब जाते हुए धर्म पर राजनीति हावी हो गई। और उसके बाद आप अच्छी तरीके से जानते हैं राजनीति इतनी ज़्यादा हावी हुई धर्म के ऊपर कि धर्म को शरण लेनी पड़ी राजनीति की। तो किन किन समयों में ऐसा हुआ वो तो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन आप ये दोनों चीज़ें ज़रूर ध्यान में रख सकते हैं। तो धर्म के आधार पर तो आप ये देख करके आ ही रहे हैं साथ में। ये पढ़ने का एक तरीका है प्राचीन भारत में कि पहले हड़प्पा काल, उनकी संस्कृति अलग, फिर ऋग्वैदिक काल, उसकी संस्कृति अलग, फिर उस संस्कृति में बदलाव उत्तर वैदिक काल,
फिर सूत्र काल आया, फिर महाकाव्य काल आया और फिर बुद्ध काल। ये तो आप धर्म के आधार पर ले सकते हैं। ऐसे में दो तरीके इसलिए कह रहा हूँ साथियों कि आपको एक मेन डोरी लेकर के ही चलनी पड़ेगी, और उस डोरी से जुड़ी हुई जो अन्य चीज़ें हैं, अन्य डोरियाँ कह लीजिएगा, या एक मुख्य धारा पढ़ेंगे आप और मुख्य धारा के साथ जुड़ी हुई अन्य धाराएं। तो आप अगर मुख्य धारा लेना चाहें प्राचीन भारत में समझने के लिए, तो वो आप धार्मिक तौर पे भी ले सकते हैं और चाहें तो राजनीतिक तौर पे। मेरी सलाह के अनुसार अगर आप लोग काम करना चाहें तो राजनीतिक सलाह आपके लिए बेटर हो सकती है, क्योंकि राजनीति का जो सिस्टम बना रहा वो हमेशा बना रहा जब तक कि लोकतंत्र स्थापित ना हो गया। तो चलिएगा आगे की तरफ देखते हैं थोड़ा सा बात। अब देख लेते हैं राजनीतिक विकास साथियों, क्योंकि राजनीति का बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। अभी पीछे का जो सिस्टम हम लोगों ने देखा वो एक धार्मिक आधार पर सिस्टमैटिक वे था। राजनीतिक आधार पर क्या हुआ, आप देखेंगे कि जब आप वैदिक काल पढ़ेंगे, क्योंकि हड़प्पा काल में उस प्रकार की चीज़ें ना तो जानकारी में आती हैं और ना अभी तक इस प्रकार की कोई चीज़ मिली है। तो ऋग्वैदिक काल में एक लोग क्या करते थे कि कबीलों में रहते थे, छोटे छोटे आदमियों ने पाषाण काल के बाद साथ में रहना शुरू कर दिया था कबीलों में, और उन कबीलों को ऋग्वैदिक काल में कहा जाता था जन। साथियों कहलाते थे क्या, जन। जन शब्द किसी आप ऐसे आज लोग बोलते हैं, वो एक अलग सिस्टम है, लेकिन उस समय जन एक कबीले का ही पूरा सिस्टमेटिक वे था, तो ये जन कहलाया। बाद में यही एक क्षेत्रीय इकाई बन गया। जब वो कबीला अपने क्षेत्रीय विस्तार के रूप में सामने आया तो वो एक जनपद कहलाया। आज भी आप पढ़ सकते हैं कि जनपद एक बड़ी यूनिट होती है, जिसे आज आप ज़िले के तौर पे लेते हैं। लेकिन जब ये जन से जनपद बना तो इसको थोड़ा समय लगा। जो जन मिलते चले गए, दो दो कबीले, तीन तीन कबीले, और वो मिलकर के बड़े बड़े जन होते चले गए और जनपद कहलाए। और ये एक सिस्टम चलता रहा। ये कोई एक छोटा सिस्टम नहीं था कि कोई भी एक शाखा दूसरे शाखा में मिल जाए। जैसे आज भी आप देख सकते हैं, अगर कोई गांव दूसरे गांव में मिलना चाहे तो इतना आसान नहीं है। तो ये क्रम दर क्रम चलते रहे। उत्तर वैदिक काल, पिछला साथियों याद जरूर रखना, पिछला जो सिस्टमेटिक वे था उसको जरूर याद रखना, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रोनोलॉजी में लिख दिए हैं। उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक के बाद सूत्र काल आया, और सूत्र काल के बाद महाकाव्य काल आया, और इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रही। आगे आप देखेंगे कि फिर ये जनपद बन गए महाजनपद। बुद्ध काल आते आते जब महात्मा बुद्ध का समय आया तो आप पढ़ेंगे कि वो जनपद महाजनपद काल कहलाया, और उस समय 16 महाजनपद हिंदुस्तान में थे, जिनकी चर्चा हम लोग वैदिक काल के बाद जो काल आएगा उसमें करेंगे। तो जन से बने जनपद और जनपद से बने महाजनपद। साथियों 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है अगुंतर निकाय में। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से भारतीय जो क्षेत्रफल था वो 16 महाजनपदों में स्थापित हो गया। बाद में हुआ यूँ कि ये महाजनपद भी आपस में टकराने लगे। साथियों ये होता ही है, जब बात राजतंत्र की हो तो युद्ध होते ही हैं। 16 महाजनपद में आपस में शक्ति विस्तार के लिए, शक्ति दिखाने के लिए, राज्य विस्तार के लिए आपस में युद्ध हुए, और जिस महाजनपद ने अपने आप को शीर्ष पर स्थापित किया वो कहलाया मगध। उन 16 महाजनपदों में से एक मगध भी था, और उस मगध ने अपने आप को शीर्ष पर दिखाया, और इस तरीके से मगध एक ऐसा साम्राज्य बन गया जिसने अन्य महाजनपदों पर पकड़ बना करके पूरे हिंदुस्तान में अपनी धाक जमाई। और यही वो महाजनपद है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जैसे, बिंदुसार जैसे और सम्राट अशोक जैसे योद्धाओं ने और वीर पुरुषों ने जन्म भी लिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ, पहले ऋग्वैदिक काल में जन, और फिर ये जन बदल करके हो गया जनपद, और फिर जनपद जो क्षेत्रीय इकाई था ये बड़ी बन करके हो गया महाजनपद, और उसके बाद तो राष्ट्र की कल्पना की गई। साथियों आप देखते हैं उसके बाद कि वो एक राष्ट्र का रूप धारण करने लगे। पहले इस प्रकार की कोई इकाई नहीं होती थी, जैसे हम लोग आज राष्ट्र मानते हैं, देश मानते हैं, तो इस प्रकार की कोई यूनिट नहीं होती थी। क्षेत्रीय राजा अपना अपना काम चलाते थे, ये उनकी एक सिस्टमेटिक वे अलग था। चलिएगा आगे की तरफ थोड़ा सा आप पढ़ लेते हैं, समय चक्र कैसे कैसे बदलाव होते चले गए वो हम लोग एक बार यहाँ पर नज़र मान लेते हैं। साथियों ये क्रम मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, इतिहास क्रम लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है और दूसरी साइड में लिखा हुआ है इनका समय। सिंधु सभ्यता से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा ये बता दूं कि साथियों प्राचीन भारत में किसी भी
काल का एक एग्जैक्ट पीरियड नहीं रहा। समय आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, लेकिन फिर भी मैंने ये कोशिश की है कि आपको जो सटीक से सटीक हो सकता है वो आपके सामने प्रस्तुत करूं। चलिएगा, पाषाण काल से सिंधु सभ्यता का काल वहाँ आप पीछे देख लीजिएगा और यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। और एक और रिक्वेस्ट साथियों, यहाँ पर आपको एक चीज़ मिल रही है ईसा पूर्व, और ईसवी एक चीज़ होती है। जैसे आज चल रहे हैं सन 2000, ये ईसवी है, और जब सन 0 से पहले की बात होती थी तो वो होती थी ईसा पूर्व। तो आप अगर इस पे कोई वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, हम उसको भी डिटेल में चर्चा कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको यहाँ पर ये समझ लेना है कि ये ईसा पूर्व की बात है, यानी कि सन 0 से पहले की बात, वहाँ उल्टा चलता है, तो इसमें कोई डाउट ना लें। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता देखेंगे, ये 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। ये बात हम लोग कार्बन डेटिंग के आधार पे कह रहे हैं। जो कार्बन डेटिंग से डेट निकल करके आई है, एक पीरियड निकल करके आया है सिंधु सभ्यता का, वो 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक लगभग रहा है। उसके बाद आप पढ़ेंगे वैदिक काल के दो हिस्से, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, या ऋग्वैदिक काल को हम लोग पूर्व वैदिक काल भी बोल सकते हैं। तो ऋग्वैदिक काल चला 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। साथियों, अब आप कहेंगे कि बीच में 1750 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के बीच में क्या हुआ, तो ये बात आपको बड़े अच्छे तरीके से समझनी चाहिए कि एक ट्रांजिशनल सिस्टम है। साथियों, संक्रमण काल है, कोई भी सभ्यता एकदम से ख़त्म नहीं हो जाती और ना ही नई सभ्यता एकदम से जन्म लेती है। तो बीच में धीरे धीरे बदलाव होते हैं, और वही बदलाव का समय होता है ट्रांजिशन टाइम या संक्रमण काल। तो वही है यहाँ पर, तो उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, वो आप लोग देख सकते हैं। फिर उत्तर वैदिक काल आया। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चला। उसके बाद आप पढ़ेंगे सूत्र काल। सूत्र काल आप देखते हैं 6ठी शताब्दी से लेकर के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक। साथियों, दोनों ही ईसा पूर्व हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। कोई कन्फर्मेशन नहीं है, ये एक ऐसा वेरिएशन रहा जिसमें साथ साथ चीज़ें चलती रहीं। एक तरफ जहाँ धार्मिक चीज़ें चल रही थी और दूसरी तरफ राजनीतिक चीज़ें चल रही थी। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमें अगर इतिहास को समझना है तो हमारे पास अभी फ़िलहाल दो तरीके हैं समझने के प्राचीन भारत को, और वो हैं धार्मिक और राजनीतिक। तो दोनों ही चीज़ें साथ साथ चलीं, पैरेलल चलीं। अब आप जिसको भी मेन स्ट्रीम बनाना चाहें उसको बना सकते हैं, और उसके साथ साथ उसकी जो सब स्ट्रीम्स हैं उसको जोड़ करके स्टडी कर सकते हैं। महाकाव्य काल उसके बाद आया, जो 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक चला। जैसे रामायण और महाभारत का समय यही रहा है साथियों। तो आप अभी इस बात पर गौर नहीं करेंगे कि कब लिखा गया रामायण और महाभारत, लेकिन ये समय रहा है इससे जुड़ा हुआ। उसके बाद आता है महाजनपद काल। साथियों, मैं अभी पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, क्योंकि राजनीति अपने आप में मेन स्ट्रीम की जा सकती है, तो उसके लिए आपको ये बात भी समझनी ज़रूरी है कि कोई भी राष्ट्र निर्माण ऐसे नहीं हो जाता। जैसे अभी हम लोग पीछे राजनीतिक क्रोनोलॉजी पढ़ करके आ रहे हैं, पहले जन कबीले होते थे, बल्कि पहले तो यूँ कहें कि पाषाण काल में लोग अलग अलग घुमा करते थे, फिर उन्होंने कबीलों में रहना शुरू कर दिया। ऋग्वैदिक काल में वो जन कहलाए, और जन के बाद जब वो क्षेत्रीय इकाई बड़ी हो गई तो वो जनपद कहलाई, और जनपद के बाद जब उनका और ज़्यादा आकार बढ़ा या क्षेत्रीय विस्तार हुआ तो वो महाजनपद कहलाए। और महाजनपद के बाद साथियों उनमें आपस में संघर्ष हुआ, और जिस भी जनपद ने, महाजनपद ने अपनी योग्यता सिद्ध की, वही पूरे क्षेत्र का राजा भी हुआ। और आप देखेंगे इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य काल कह लीजिएगा, ऐसा रहा जिसने पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधा एकता के, और वो सिस्टम आगे तक चलता रहा, और इस तरीके से हमारा भारत के इतिहास आगे की तरफ चला। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्रोनोलॉजी बड़े अच्छे से समझ आई होगी, और इसी प्रकार से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। अगर आप लोग इतिहास को जानने की कोशिश करना चाहते हैं तो आपको ये सिस्टम अपनाना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।